दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महान्यायवादी और महाअधिवक्ता पर। दोस्तों महान्यायवादी और महाअधिवक्ता क्या होते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिन्हें पता नहीं है उन्हें पता होना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज पता होने से हमारा जो समाज में जो लेवल है सोसाइटी में बढ़ता है और लोग कहते हैं कि हाँ ये जानकारी रखता है। और दोस्तों जो लोग रेलवे एसएससी पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हें तो मस्ट पता ही होना चाहिए, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महान्यायवादी क्या होता है। दोस्तों महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और महाअधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। दोस्तों महान्यायवादी और महाअधिवक्ता को पढ़ने के लिए सबसे पहले महान्यायवादी को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद महाअधिवक्ता को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगर महान्यायवादी की, तो दोस्तों महान्यायवादी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का वकील होता है। मतलब कि दोस्तों जैसे हमारा किसी झगड़ा या विवाद हो, अगर हम कोर्ट में कंप्लेन करें, कोर्ट के सामने पेश होता हम अपने वकील लेकर जाएंगे, तो भारत सरकार का वकील पहले से निर्धारित होता है और वो वकील को महान्यायवादी कहते हैं। मतलब अगर आप भारत सरकार के ऊपर कोई केस ठोकी या कोई व्यक्ति केस करता है तो वहां का महान्यायवादी ही आता है उनकी तरफ से केस लड़ने। इसलिए दोस्तों पेपर में छपा होगा कि अगर भारत सरकार पर कोई केस करता है तो ये छपता होगा कि महान्यायवादी ने ये जवाब दिया, महान्यायवादी ने ये याचिका दायर की। दोस्तों महान्यायवादी के बारे में बात करें तो महान्यायवादी एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। दोस्तों संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में हो और एक अनुच्छेद के साथ में हो। दोस्तों अभी संवैधानिक संस्था हो गया तो जान भी लेते हैं संविधान में इसकी स्थिति क्या है, जगह कहाँ है, कहाँ पर इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र है और पूरी की पूरी उसकी जानकारी भरी है। दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। दोस्तों अगर महान्यायवादी का कार्यकाल देखा जाए तो वैसे तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसी परंपरा है कि जब नई सरकार आती है तो राष्ट्रपति को सलाह देकर उसको महान्यायवादी बना देती है और जैसे ही वो सरकार, केंद्र सरकार वो खत्म होती है तो नैतिकता के आधार पर महान्यायवादी इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों अभी आप लोग महान्यायवादी समझ तो गए ना। महान्यायवादी का मतलब ये है कि केंद्र सरकार का वकील, केंद्र सरकार की तरफ से हर सुनवाई वही करने वाला जो वकील को ही हम लोग महान्यायवादी सामान्य भाषा में कहते हैं। अब दोस्तों महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों महान्यायवादी बनने की सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरी उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि 5 साल वो उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया हो या 10 साल तक कोई भी न्यायालय में प्रैक्टिस किया हो और तीसरा चीज वो राष्ट्रपति की नजर में एक महान विधि ज्ञाता हो, मतलब कानूनों का महान जानकार हो। और दोस्तों महान्यायवादी की अगर वेतन की बात करें तो महान्यायवादी का वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ, मतलब 2,50,000 रुपए पर मंथ होता है और इसका वेतन केंद्र सरकार की संचित निधि पर होती है और केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल इनके वेतन को तय करते हैं। और दोस्तों अगर महान्यायवादी अपने त्याग पत्र की बात की जाए तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, महान्यायवादी जो होता है वो भारत देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। मतलब अगर विधि का कोई भी अगर जानकारी लेना हो या कोई परामर्श लेना हो तो महान्यायवादी ही ये चीज देगा। अब दोस्तों बात करते हैं महान्यायवादी का विशेषाधिकार का। मतलब ऐसा है कि बाकी वकील से किस तरीके से इनको ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त है, ये वकील के रूप में इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो महान्यायवादी होते हैं ना वो संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के बैठक में आराम से भाग ले सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों अगर संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाए जो आपात स्थिति में बुलाई जाती है, अभी तक केवल 3 बार बुलाया गया है, उसमें भी वो भाग ले सकता है महान्यायवादी। और तीसरी चीज महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ही नहीं ले सकते हैं, अपनी बात रख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा शर्त यह है कि महान्यायवादी केवल कानून से संबंधित विषयों पर ही अपना बात बोल सकते हैं, किसी और मैटर पर बात नहीं रख सकते। और दोस्तों जब भी कोई चुनाव वगैरह होगा तो उसमें महान्यायवादी अपना मत नहीं डाल सकते। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में संसद का सदस्य की तरफ बैठ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में महान्यायवादी मत नहीं डालेंगे। अगर कोई बिल पास हो रहा हो, कोई कानून बन रहा हो, कोई कानून में कोई बिल पास करना, तो वहां भी महान्यायवादी अपना मत नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी की कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, अधिकार क्या है, ये सब एक ही में आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, महान्यायवादी प्रधानमंत्री को किसी भी मामले में विधिक सलाह दे सकता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री को लगे कि किस मामले में क्या विधि सलाह लेना है, क्या सलाह मशवरा चाहिए, तो वो
महान्यायवादी दे सकता है। और दूसरा चीज दोस्तों, महान्यायवादी देश के किसी भी अदालत में सीधे कोई भी अपना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, मतलब कोई भी अदालत की कार्रवाई में सीधे भाग ले सकता है, सीधे अपनी बात रख सकता है सीधे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में सबसे प्रमुख विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। और तो और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे प्रथम सबसे उच्च लेवल का जो अधिवक्ता होता है, वकील होता है, वो महान्यायवादी ही माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अब तो दोस्तों आप महान्यायवादी समझ ही गए जो केंद्र सरकार का वकील होता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं महाअधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। दोस्तों जो काम महान्यायवादी केंद्र को लेकर करता है ना, वही काम अलग अलग राज्यों को लेकर महाधिवक्ता करता है। मतलब दोस्तों हमारे देश में महान्यायवादी केवल एक ही है जो भारत सरकार का पूरा केस लड़ता है, और महाअधिवक्ता हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने महाअधिवक्ता हैं। और दोस्तों जो अधिवक्ता होता है वो अलग अलग राज्यों का विधिक अधिकारी होता है, और महाअधिवक्ता होता है वो अपने अलग अलग राज्यों का वकील होता है। और दोस्तों जैसे महान्यायवादी एक संवैधानिक संस्था है, वैसे महाअधिवक्ता भी एक संवैधानिक संस्था है। अब दोस्तों जब संवैधानिक संस्था है तो इसका संविधान में उल्लेख भी मिलेगा। तो दोस्तों कहाँ पर इसके बारे में जानकारी पता करें, तो दोस्तों आप भारतीय संविधान खोलिए कोई भी, और वहां पर चल जाइए अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में आपको महाधिवक्ता का जिक्र मिल जाएगा। और दोस्तों अगर महाधिवक्ता की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों महाधिवक्ता का भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने का मतलब समझ लीजिए, मतलब कि ये है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तभी तक वो महाधिवक्ता रहेगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री के जब सलाह पर ही जब वो नियुक्त होगा, तो जब तक मुख्यमंत्री रहेगा तब तक वो रहेंगे, और जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है या किसी कारण से सरकार गिर जाती है, तब महाधिवक्ता भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देता है। और दोस्तों अगर महाधिवक्ता बनने का अगर योग्यता माना जाए तो सबसे पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज वो उच्च न्यायालय या देश के उस राज्य उच्च न्यायालय या उस राज्य के कोई भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। और दोस्तों वो राज्यपाल की नज़र में उच्च विधिक अधिकारी भी उसे होना चाहिए। और दोस्तों अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकता है। और दोस्तों ठीक जैसे केंद्र का महान्यायवादी होता है, वैसे ही महाधिवक्ता अगर राज्य पर अगर कोई केस करेंगे, अगर कोई भी राज्य सरकार के नियमों के विरोध में बात करेंगे, तो महाधिवक्ता जी आएंगे केस लड़ने और आपका जवाब देने। और दोस्तों अगर महाधिवक्ता की अगर वेतन की बात की जाए तो उनका वेतन 2,25,000 है, मतलब 2.25 लाख रुपए। और दोस्तों महाधिवक्ता का जो वेतन है वो राज्य का मंत्रिमंडल तय करता है। महाधिवक्ता को वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। और दोस्तों वैसे ही महाधिवक्ता राज्य का सबसे उच्च लेवल का विधिक अधिकारी होता है। दोस्तों अगर महाधिवक्ता का अगर विशेषाधिकार की बात की जाए तो वो अगर राज्य में केवल एक सदनीय हो, जैसे केवल विधानसभा हो, तो विधानसभा में भाग ले सकता है बैठक में। और अगर राज्य का सदन द्विसदनीय हो, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, जैसे कि बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इसके साथ और राज्यों में मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है, अगर द्विसदनीय हो तो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है। और दोस्तों ये वहां पर बोलने के लिए फ्री है, लेकिन शर्त यही है कि वो केवल कानूनी मामलों में बोल सकता है। और अगर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जाए तो भी उसके बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन कोई भी बिल हो, कोई भी बिल और कानून पास हो रहा हो तो उसमें इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और दोस्तों अगर इनकी कार्य शक्तियां या उपयोगिता की बात की जाए तो ये राज्य की तरफ से कोई भी पैरवी करता है, और एक राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में आराम से पैरवी कर सकता है, इसे कोई रोक टोक नहीं है। और दोस्तों वो उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रमुख सलाहकार होता है, और उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का तरफ से या उच्च न्यायालय का प्रथम उच्च लेवल का अधिवक्ता होता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोग को महान्यायवादी और महाधिवक्ता पद का गरिमा समझ में आ गया होगा, ये पद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता जरा दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।